मैं अच्छी नहीं हूँ, सिर्फ आपको अच्छी लगती हूँ। जवेरिया उसके सवाल पर बेसाख्ता मुस्कुरा दी, फिर नजरों को सामने जमाते हुए जब सोरंग गोया हुई। कोई भी इंसान इस दुनिया में मुकम्मल अच्छा या बुरा नहीं होता। वो किसी की जिंदगी में हीरो का किरदार अदा कर रहा होता है, तो किसी की जिंदगी में उसी वक्त विलन होता है। कभी कभार हम चाहकर भी किसी के साथ अच्छे नहीं हो पाते, और कभी किसी के लिए हमसे ज्यादा पुरखुलूस और अच्छा कोई नहीं होता। मुझे यकीन है तुम कभी किसी के लिए बुरी नहीं हो सकती। दुरान ने फौरन उसकी बात काटते हुए नफी में साय लाया। वो मुफिम सा मुस्कुराए। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी लाख अच्छी सही, लेकिन अपने माँ बाप और भाई के लिए एक ऐसी बागी लड़की हूँ जिससे उनसे छुपकर मजहब तब्दील किया, उनकी बातों के खिलाफ गई। मेरी वजह से उनको खानदान वालों और दुनिया से बातें सुनना पड़ी। मेरे बाप का सर झुक गया। वो मेरी परेशानी लेकर इस दुनिया से गए। आखिरी जुमला अदा करते हुए उसके चेहरे पर गहरा साया लहरा गया। दुरान उसकी बात में हलल दिए बिना उसे सुन रहा था। ये हकीकत है। हम इंसान अपनी हर कोशिश के बावजूद दुनिया में मौजूद सब लोगों को खुश नहीं कर सकते। बस कुछ गिने चुने लोग और रिश्ते होंगे जो हमारे साथ मुखलिस होंगे, हमसे पूरी तरह खुश होंगे, हमें अच्छा समझते होंगे। फिर तुमने मुझे रूबी और बुरहान के लिए अच्छा बनने पर मजबूर क्यों किया? मैंने उनके साथ जो भी किया उसके लिए मेरे दिल से तैयार नहीं था। दुरान ने हफ्की भरे लहजे में शिकवा किया, तो एक सेकंड के लिए खामोशी से उसे देखी गई। मैंने आपको अच्छा बनने पर मजबूर नहीं किया, बस बुरा ना बनने का कहा था, क्योंकि अच्छा बनने की कोशिश करना बेकार है। क्योंकि आप दुनिया वालों के लिए लाख अच्छे बन जाए, वो कभी आपको अच्छा नहीं कहेंगे और ना इस अच्छाई का अजर देंगे। इससे कोशिश सिर्फ बुरा ना बनने की करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें उनके रवैयों की तकलीफ कम होगी। हाँ हाँ, तुम्हारी बातें सच में लाजवाब कर देती हो। दुरान ने उसकी बात पर इस बात में सर को जंपिश देते हुए सराहा। वो मुस्कुराहट को मजीद गहरा करती मुकम्मल तौर पर दुरान की जानिब रुख मोड़ गई और दिलचस्पी से खोया हुई। अच्छा, मुझे अपने उस साथ के बारे में बताएं ना और कुछ। दुरान ने उसकी दिलचस्पी पर मोहब्बत से उसे देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए उसके हाथ को छोड़कर दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमाए संजीदगी से खोया हुआ। हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है वहां से, जब मेरी मुस्तकबिल में बनने वाली बीवी ने मुझे कूदने से बचाया था। वो दुरान का जुमला मुकम्मल होने से पहले खिलखिलाकर हंसी थी। उसका खनकता कहका कार में चलते रिंग की तरह गूंज उठा। दुरान ने हैरत और मोहब्बत से उसे देखा। क्या बात है, तुम यूं भी हंसती हो? दुरान ने उसकी हंसी का साथ देते हुए सवाल किया, तो हंसी को ब्रेक लगाती हुई सर जोर जोर से इस बात में हिलाने लगी। फिर खुशी से नम होती आंखों के कोनों को उंगली के पोरों में जज्ब किया। क्या बताती उसको कि जिंदगी के बहुत से सालों की तकलीफ मुसाफत ने उसकी इस हंसी को दफन कर दिया था। ये तो अब उसका साथ था जिससे इस हंसी को वापस लौटाया। दुरान अब उसे अहमद बेग साहब के बारे में बता रहा था, और वो दिलचस्पी से सब सुन रही थी। गाड़ी मतवासन रफ्तार में सरसब्ज लहलहाते खेतों के बीचों बीच सड़क पर दौड़ रही थी। भारी सर और बोझल आंखें, वो बामुश्किल आंखें खोलने की कोशिश में थी। ये हॉस्पिटल का बेड था जिस पर वो नीम दराज सी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों बाद आंखें खोल रही हो। आंखें गोंद से चिपकी हुई महसूस हो रही थी। बामुश्किल जैसे ही उससे आंख खोली, आली जहन के साथ छत को घूरने लगी। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जहन के पर्दों पर फिल्म की तरह चलने लगा। वो कब और कैसे इस अस्पताल में पहुंची थी? आखिरी मंजर जो जहन में आया, उससे वो घर में थी जब मार्टिन उससे मिलने आया था। एक साल दौरान भूख से रो रहा था और वो बेड से उठने की सकत में नहीं थी। लेकिन स्वार्गा की जिंदगी का बदतरीन दौर था जो नवीन के गुजर जाने के बाद से शुरू हुआ। असवंत नवीन की लाश के साथ ही पाकिस्तान चला गया। वहां नवीन की मौत के खौफ से दस्तगीर बेगम ने दोबारा असवंत को वापस अमेरिका नहीं आने दिया। पहले एक दो माह असवंत का हाथ उससे मिला, फिर दुरान की पैदाइश के बाद उसकी जॉब भी खत्म हो गई और असवंत का हाथ भी नहीं आया। एक साथ कितनी ही परेशानियां उसे शराब नोशी की तरफ ले आईं। वो दिन रात नवीन की यादों को बहलाने के लिए पीने लगी, और वहीं से उसकी बर्बादी का दौर शुरू हुआ। उसे किसी ने नशे की लत लगा दी। एक साल के अंदर वो नशे की इतनी आदी हो गई कि एक साल के दौरान से बिल्कुल बेखबर होने लगी। हुकूमत दौरान के खर्च उठाए हुए थी, लेकिन वो उनसे भी चोरी छुपे अपना नशा पूरा करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता दौरान की मोहब्बत पर नशे की धुन छाने लगी। ऐसा नहीं था कि वो दुरान से मोहब्बत नहीं करती थी। दुरान से वो बेहद मोहब्बत करती थी। दुरान का नाम भी असवन ने ही उसे खत में लिख कर भेजा था। मगर फिर उसके नशे की आदत खौफनाक सूरत इख्तियार करने लगी। वो नशे में डूबकर दुरान को भूलने लगी
और ऐसे ही एक शाम मार्टिन उसे तलाश करते हुए उसके घर पर पहुंचा। उसकी ये हालत उससे देखी नहीं गई। वो उसे फौरन अस्पताल ले आया। जिन से आंखें खोली और आखिरी मंजर जहन में घूम गया। जब मार्टिन उससे घर में दाखिल हुआ था वो नशे में धुत होकर बेहोश हो गई थी, और अब जब आंख खोली तो वो अस्पताल के बिस्तर पर थी। होश में आते ही पहला ख्याल दुरान का आया। दुरान, दुरान। सब याद आ जाने पर वो एक झटके से उठ बैठी और इर्द गिर्द देखते हुए दुरान को पुकारा। कुर्सी पर बैठा मार्टिन अखबार को फोल्ड करता हुआ अपनी जगह से उठा। मार्टिन, दुरान कहाँ है? मार्टिन को सामने देखते ही परेशानी से सवाल किया। तुम उठ गई? कैसी तबीयत है अब? दुरान के सवाल को नजरअंदाज करता वो मोहब्बत से पूछ रहा था। मार्टिन, मेरा बेटा कहाँ है? रात जब तुम मेरे घर आए थे वो घर में था मेरे साथ। वो बेतहाशा फुकलाई हुई थी। तुम इतना ऊंचा मत बोलो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं, और लेट जाओ अभी। मुझे मेरे बेटे के बारे में बताओ, कहाँ है वो? मार्टिन की बात को नजरअंदाज करते हुए चीख कर सवाल किया तो बिल्कुल खामोश हो गया। किन सब उनको की तरह उसका चेहरा देख रही थी। कुछ पल की दिल खराश खामोशी के बाद मार्टिन की आवाज गूंजी। वो उस दिन तुमने ज्यादा नशा ले लिया था। वो भूख और बुखार से बिलख रहा था। मैं जब वहां पहुंचा उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। मैं तुम दोनों को अस्पताल भी ले आया, लेकिन वो उसे बचा नहीं सका। मतलब? किन्स की आंखें तो फटने की हद तक बाहर आ चुकी थी। मतलब ये कि तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं। वो पागलों की तरह बेयकीनी से सर को नफे में हिलाती चीखती रही। मार्टिन घबरा कर उससे करीब हुआ। किन्स, किन्स पुरसुकून रहो। वो उसे तसल्ली दे रहा था, लेकिन जब किसी की दुनिया उसकी अपनी गफलत से उजड़ जाए उसका हाल किन्स पार्कर जैसा ही होता है। वो पागलों की तरह चीख रही थी। डॉक्टर, डॉक्टर। मार्टिन को जब उसकी हालत तशवीशनाक लगने लगी वो तेजी से डॉक्टर को बुलाने के लिए भागा। लाहौर की गहमा गहमी से बिल्कुल बरक्स होटल का ये पुरसुकून कमरा गहरी खामोशी में डूबा था। सफ़ेद और भूरे रंग के इम्तजाज की सजावट वाले इस कमरे में पूरी लकड़ी का पुरानी तर्ज का फर्नीचर उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। वो सफ़ेद चादर वाले जहाजी साइज बेड पर किताबों के ढेर के बिल्कुल सामने बैठी थी। गहरे पीले कुर्ते के साथ सफ़ेद चूड़ीदार पजामा सेब तन किए, सफ़ेद दुपट्टे को आड़ा तिरछा एक तरफ तकिए पर धरकर किताबों के ढेर में से बारी बारी एक एक किताब को उठाती, उसके वर्क को उलट पुलट करती और फिर दूसरी किताब उठा लेती। वो पिछले 1 घंटे से उसी अमल में मसरूफ़ थी और दुरान कुछ दूर हल्के भूरे सोफे पर बैठा लैपटॉप पर मसरूफ़ था। अहमद बेग साहब से मुलाकात के बाद वापसी पर वो लाहौर के होटल में रुके थे। उन्होंने जवेरिया को घर से रुखसत होते हुए बहुत सी किताबें तोहफे के तौर पर दी थी और अब वो उन्हीं किताबों को देख रही थी। दुरान कुछ देर पहले ही लैपटॉप से उठकर रेस्ट रूम में गया था और अब बाहर निकलकर नाइट ट्राउजर शर्ट में मलबूस टॉवल से हाथ पूंछता हुआ उसे गौर से देख रहा था। इर्द गिर्द की हर चीज़ हर बात से बेखबर गोद में धरी किताबें पढ़ने में मखू थी। ढीले से पीले कुर्ते में वो कमरे की रोशनी और कपड़ों के रंग के संग दिल को लुभाने की हद तक हसीन लग रही थी। ढीली पोनी में से बालों की बहुत सी लटें गर्दन पर झूल रही थी। आंखें घनी स्याह लांबी पलकों के तले इन हमाक से वरगरदाने में मसरूफ़ थी। टॉवल को एक तरफ रखता वो उसे यूं ही नजरों में भरकर आगे बढ़ा और करीब आकर उसके मुतवज्जा होने से पहले ही उसकी गोद में धरी किताब को उठाया, बाकी किताबों के एक तरफ किया और सूरत से अपना सर किताब की जगह उसकी गोद में रखकर लेट गया। दुरान ने ये सब इतनी तेजी से किया कि वो हड़बड़ा गई। दुरान! हल्की सी चीख नुमा आवाज़ निकली जबकि वो मज़े से सीधा लेटा अपने सीने पर हाथ बांधे पाँव को कैंची शक्ल फंसाए उसकी तरफ गहरी मोहब्बत पाश निगाहों से देख रहा था। क्या ये सारी किताबें आज रात ही पढ़ लोगी? पढ़ तो नहीं रही थी, बस सरसरी देख रही थी। बहुत अच्छी किताबें हैं और आप खुद भी तो लैपटॉप पर मसरूफ़ थे। दुरान की बेखुद आवाज़ पर उससे जेब का फ़ौरन मसनूई हफ़्की से शिकवा किया। तो अब नहीं हूं मसरूफ, इसलिए तुम भी अपनी मसरूफियत खत्म कर दो। ठीक है, कर दी। सर दबाऊँ आपका? फ़ौरन हुक्म मानकर दुरान के माथे पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से पूछा। वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। नेकी और पूछ पूछ दबाओ। दुरान के कहने पर जैसे ही उससे ऐसे से हाथ का दबाव उसकी पेशानी पर डाला, दुरान ने पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली। उसकी गुद्दास हथेलियां पेशानी को छूकर अजीब तरह से तकवीत बख्श रही थी। इतना सुकून बख्श एहसास था कि उससे बेख्तियार गनूदगी छाने लगी। सुनो, ऐसे तो मुझे नींद आ जाएगी। दुरान ने आंखें मूंदे ही खदशा जाहिर किया। वो मोहब्बत से उसके वजही चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा दी। तो सो जाए? ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही।
तो तुम कैसे सोगी? मैं जागती रहूंगी। क्यों? तुम्हें नींद नहीं आएगी? ऐसे तो कभी नहीं आएगी। तंग हो रही हो? नहीं तो। वो मोहब्बत से होले होले दबाते हुए उससे गनुदगी में जाते सवालों के जवाब दे रही थी, जब अचानक तोरहान ने एक आंख खोलकर उसकी आबरू ऊपर चढ़ाई। देखने का अंदाज शाकी था। सुनो, ये मुझे धोखा देकर अपनी जान तो नहीं बचाई जा रही? दुरान का अंदाज ऐसा था कि वो खिलखिलाकर हंसी। नहीं, ऐसा भी नहीं। चुपचाप सो जाए। क्यों चुपचाप सो जाएं? मैं सब समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हैं? उससे मस्सूई घूरते हुए कहा तो दुरान एकदम से उठकर बैठ गया। वो अब भी हंसी को दबाती गुलाल हो रही थी। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मुझे अब पता चल जाता है जो कुछ भी तुम सोचती हो? दुरान ने लब भींचकर शरारत से कहा तो बेसाता हंसकर नफी में सर हिलाने लगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। आप कल भी ड्राइव करते रहे और फिर अंकल के घर भी सुबह से नहीं सोए, तो अब आराम करें। बहुत फिक्र है मेरे आराम की। मायने हेज गहरी निगाहों से देखते हुए वो करीब हुआ तो उससे गुलाल हुए गालों पर रस्सी पलके झुका दी। बेवरी हिल्स की ये दोपहर बहुत रोशन थी। सूरज बाकी दिनों के बरखिलाफ आज बहुत चमक रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स के वसी वारिस गेट से आगे लंबी राहदारी पर मामूल की चहल पहल थी। तालिब इल्म कंधों पर बैग लटकाए एक दूसरे से बातों में मगन आ और जा रहे थे। स्याह सूट और सूट टाई में मलबूस अनिल कब से गेट के आगे लगे बेंच पर बेचैनी से मुंतजिर निगाहें सामने जमाए बैठा था। जैसिका की आखिरी क्लास खत्म होने का वक्त तो यही था, लेकिन वो आ क्यों नहीं रही थी। उससे सूट टाई की नोट को धीरे से दाएं बाएं घुमाते हुए सोचा। आज पूरे 2 माह बाद वो दिल के हाथों हार गया था। उससे अपनी बेचैनी और बेकली की समझ आ चुकी थी। जैसिका के दिल में पनपते जज्बात यकतरफा नहीं थे। उसका दिल भी उसके लिए वही जज्बात रखता था, और अब जब उससे दिल से तस्लीम कर लिया था तो सब जैसे हल्का फुल्का हो गया था। वो यूं ही बेचैन सा बैठा था जब 2 लड़कियों के साथ हंसकर बात करती हुई जैसिका पर निगाह पड़ी। गुलाबी रंग के फर कोट और जीन्स के नीचे सफ़ेद चौकर्स में वो हमेशा की तरह धमक रही थी। जैसिका के दिल में पनपते जज्बात एकतरफा नहीं थे। उसका दिल भी उसके लिए वैसे ही जज्बात रखता था, और जब उसने दिल से तस्लीम कर लिया था तो सब जैसे हल्का फुल्का हो गया था। वो यूं ही बेचैन सा बैठा था जब 2 लड़कियों के साथ हंसकर बात करती जैसिका पर निगाह पड़ी। गुलाबी रंग के फर कोट और जीन्स के नीचे चौकस से वो हमेशा की तरह धमक रही थी। उस पर निगाह पड़ते ही वो तेजी से बेंच से उठा और उसकी जानिब चल दिया। उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो जैसे ही 2 लड़कियों को अलविदा कहती हुई पलटी, सीधी निगाह अनिल पर गई और फिर कदम जमीन पर जम गए। पल भर को उससे कदम रुके और फिर अगले ही लम्हे चेहरा सख्त हुआ। उससे कदम मजीद तेज कर दिए, जबकि अनिल अब फूली सांसों समेत उसके पास पहुंच चुका था। हेलो। पूरी बत्तीसी निकाले उसे हेलो कहता। वो जैसे पिछली हर से आते हुए लाए हुए था। वो जैसिका के साथ पूरी रफ्तार में कदम मिला रहा था, जो हेलो को जवाब दिए बिना तेज से चल रही थी। कैसी हो? हेलो का जवाब ना पाकर अगला सवाल किया। ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब था, जो बेइंतहा बेरूही से दिया गया, लेकिन अनिल उसके बोलने पर ही खिल उठा। वापस जा रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ। आप शायद भूल रहे हैं, अब मेरे पास मेरी अपनी कार है। अनिल की तरफ बिना देखे दांत पीसते हुए फौरन जवाब दिया। ओ हाँ, वाकई ये तो मैं भूल ही गया। चलें, फिर मुझे अपनी कार में लिफ्ट दे दे। मेरे ख्याल से आपके पास भी कार है, जैसिका ने हन्नूस उसी गुस्से में जवाब दिए तो हंसिया। हाँ, सो तो है, लेकिन मसला दरअसल ये है कि वो ख़राब है। कंधे उचकाते हुए फौरन छूट खड़ा तो वो एकदम रुकी और माथे पर नागवारी के बल सजाते हुए अनिल की तरफ देखा। झूठ? आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ आपको। इसीलिए तो आपसे लिफ्ट मांग रहा हूँ। लिफ्ट जानने वालों से ही मांगनी चाहिए, सेफ रहता है इंसान। पत्तीसी निकाल कर कहा तो उजड़कर दांत पीस से आगे बढ़ी। मैं आपको लिफ्ट नहीं दूंगी। क्यों? अभी तो आपने कहा आप जानती हैं मुझे, जानने के बावजूद इतनी बेमुरवती। अनिल फिर से उसके साथ कदम मिलाए अपनी पुरानी टोन में था। हाँ, ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। बहुत बड़ी लेकिन खुशगवार गलती? गलतियाँ खुशगवार नहीं होती। गलत, बिल्कुल गलत। कुछ गलतियां बहुत खुशगवार होती हैं, क्योंकि उनके नतीजे में आपको जो सबक मिलता है या उनकी वजह से ज़िंदगी में जो तब्दीली आती है वो बहुत हसीन होती है। गहरी मुस्कुराहट और शरीर लहजे के साथ कहता वो उसके साथ साथ अब यूनिवर्सिटी की पार्किंग की तरफ बढ़ रहा था। मेरी इस गलती से मुझे सबक तो मिला है, लेकिन उसके नतीजे में मेरी ज़िंदगी में कोई हसीन तब्दीली नहीं आई, तो साबित हुआ ये खुशगवार गलती नहीं है।
वो गुस्से में कहती हुई मजीद आगे हुई और कार का लॉक खोला। इससे पहले कि वो बैठती, अनिल उससे पहले ही फ्रंट सीट से होता हुआ ड्राइविंग सीट के साथ वाले नशिस्त पर परचुमान हो गया। वो मुंह खोले खड़ी उसे देख रही थी, जबकि वो अब सीट पर बैठा कोट की शिकन दुरुस्त कर रहा था। इस बात में कोई शक नहीं था, अपनी पुरानी तर्ज में सूटेड बूटेड वो बहुत खूबरू लग रहा था। अजीब ढोंग से, मैंने कहा ना आपको लिफ्ट नहीं दे रही मैं, चलिए उतरे। वो अब खुले दरवाजे से झांकते हुए गुस्से से कह रही थी। जी जानता हूँ आप लिफ्ट नहीं दे रही हैं, लेकिन मैं ले रहा हूँ। खुशगवारियत से मगर ढीठपन से जवाब दिया, जबकि जैसिका का सुर्ख होता चेहरा साफ साई कर रहा था। वो बेइंतहा गुस्से में है। अच्छा चलें, बाहर पार्किंग तक ही छोड़ दें। अनिल की गुजारिश पर वो गहरी सांस लेती वसारियत से सीट पर परचुमान हुई और चाबी को लगाया। जैसिका मुझे माफ़ कर दो। अनिल की आवाज़ पर कार स्टार्ट करते हुए उसके हाथ पल भर को रुके। सख्ती से जबड़े भींचे अनिल की तरफ मुड़ी। किस बात के लिए? तुम्हारा दिल दुखा मेरी वजह से, इसलिए। मैं माफ़ कर चुकी हूँ आपको। हम्म। जैसिका की बात पर वो कुछ देर सर झुकाए बैठा रहा और फिर उसकी मध्यम आवाज़ गूंजी। असल में मुझे जब पहली मोहब्बत हुई, मेरी उम्र 22 साल थी। तब मुझे आपकी पहली मोहब्बत के किस्से नहीं सुनने। सुनने पड़ेंगे। अनिल ने संजीदगी और रोब से कहा तो मजीद दब गई। सफ़ेद चेहरा सुर्ख हुआ था। क्यों, कोई ज़बरदस्ती है क्या? मैं क्यों सुनूं? क्योंकि मेरी दूसरी और आखिरी मोहब्बत तुम हो। झूठ। वो साकिन होते वजूद और आंखों के साथ फौरन उसे चुटला गई। मैं यहाँ दुरान का पीए बनकर नहीं आया, इससे कोई झूठ नहीं बोल रहा। अब की बार अनिल की बात पर वो बिल्कुल चुप रही, बस बेयकीन आंखें उस पर टिकाई थी। तुम्हें नहीं पता मैं पिछले 2 माह से कितना परेशान रहा, और बिलाखिर ये समझ में आ ही गया कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। अनिल ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखा। वो उसी तरह बेतासुर चेहरा लिए बैठी थी। बहुत कोशिश की इस बात को झुटलाने की, लेकिन ये सच है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जैसी। वो इजहार कर चुका था, जिसके बाद सामने खामोशी छा गई। अचानक वो यूं सीधी हुई कि अनिल डर गया। स्टीयरिंग पर मौजूद उसके दोनों हाथों की गिरफ्त पड़ गई थी। क्या भाई को पता है ये सब? अचानक जैसिका के सख्त लहजे में कहे अल्फाज गूंजे तो उदास से लहजे में बरजस सा जवाब दे गया। नहीं। तो फिर रिश्ता तो उन्हीं से मांगोगे ना? वो मुस्कुराई और फिर हंसी। झरने की जैसी खनकती हंसी की जलतरी अनिल के चेहरे को रौनक बख्श गई। वो हंस रही थी और मोहब्बत और शरारत से देख रही थी। हेलो बासिल। स्पीकर से आती आवाज़ पर दौरान एकदम से चौकन्ना हुआ। जी। कैलिफोर्निया किंग अस्पताल पहुंचो फौरन। क्या हुआ? दुरान ने नींद से बोझल होती आवाज़ से फिर से पूछा। निगाहें घूमकर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। सुबह के 4 बज रहे थे। आप अस्पताल पहुंचे, वहां आकर सब पता चल जाएगा। इस अजीबोगरीब इत्तला के बाद फ़ोन खटाक से बंद हुआ। दुरान ने हैरत से पहले फ़ोन और फिर अपनी दाईं तरफ लेटी जवेरिया को देखा। वो बेखबर सो रही थी। उन्हें अमेरिका वापस आए 3 दिन हो चुके थे और इस वक्त वो दुरान विलास में अपने कमरे के बेड पर मौजूद था। दुरान ने मोबाइल को वापस बेड के तरफ में लगे मेज़ पर रखा और आहिस्ते से कंफर्टर को खुद पर से हटा था। बेड पर से उठा। दुरान जैसे ही बेड से नीचे उतरा, जवेरिया ने कसलमंदी से आंखें खोली। वो कुछ देर पहले ही नमाज पढ़ कर लेटी थी, अभी नींद पूरी तरह आई नहीं थी। दुरान की इस तरह उठने पर आंखें फौरन खुल गईं। आंख खुलते ही उसे ये एहसास हुआ कि कुछ देर पहले वो किसी के साथ फ़ोन पर बात भी कर रहा था। दुरान, क्या हुआ? वो बेड से उतर कर पलटा ही था जब जवेरिया की नींद से बोझल आवाज़ अक से उभरी। कदम एक पल के लिए थमे। जरूरी काम है। मुख्तसर जवाब दिया। वो दुरान के जवाब पर हैरत से पन में सुकेड़ गई। इतनी सुबह? दुरान अब ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था। वो कसलमंदी से बेड के ग्राउंड से टेक लगाती उठ बैठी। दुरान के वापस आने तक वो यूं ही परेशान हाल और मुतजस्सिस रहती थी। वो स्याह गर्म कोट और चौकर्स में मलबूस वापस आया था। उसकी तैयारी से साफ जाहिर था कि वो कहीं दूर जा रहा है और चेहरे पर तारी संजीदगी जो एरिया को और परेशान कर रही थी। मिशन के ख़त्म होने पर वो पूरी तरह मुतमईन था, लेकिन अचानक यूं उसे बुलवा लेने का मकसद उसे परेशान कर रहा था। दुरान के बेड के करीब आने पर वो फिर से मुतजस्सिस लहजे में गोया हुई। दुरान, आपने बताया नहीं, इतनी सुबह क्या ज़रूरी काम हो सकता है? उसके सवाल पर दुरान ने एक आबरू चढ़ाए सामने देखा। वो मुतजस्सिस उसकी तरफ जवाब के लिए मुंतज़िर निगाहें जमाए बैठी थी। जरूरी और अर्जेंट काम वक्त देखकर तो नहीं आते।
दुरान ने बेड के साइड टेबल पर से मोबाइल को उठाकर जेब में रखते हुए बहुत मसरूफ और संजीदा लहजे में जवाब दिया। इससे पहले कि जवेरिया कुछ कहती, वो फिर से बोल उठा। तुम्हें अपने बारे में सब बता देने का मकसद यही था कि तुम मुझे टिपिकल बीवियों की तरह तंग नहीं करोगी। दुरान के जवाब और सपाट लहजे पर वो एकदम से चुप हुई, जबकि वो उजलत में कमरे से बाहर जा चुका था।